क्षेत्र जहां पर हार हुई है वहां से लेकर के दिल्ली तक हिले हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र से अगर करीब 20,000 से प्रशांत किशोर जैसे और उनको आप एकदम मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दोगे तो उसका कुछ भी असर नहीं होगा, ऐसा नहीं। विषय केवल नरोत्तम मिश्रा का नहीं है, विषय मोहन यादव का भी है। बम्पर जीत कह सकते हैं बीजेपी की वहाँ पर, और यही बम्पर जीत बीजेपी की नाक बचाई, अगर कहे तो, नहीं तो पूरी नाक कट जाती। 3 राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार, इन 3 राज्यों में उपचुनाव हुए। 3 सीटों पर उपचुनाव हुए। बड़े चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इन नतीजों के कई राजनीतिक मायने हैं। कौन जीता, कौन हारा, इस पर चर्चा इस विश्लेषण में होगी और डॉक्टर संजय शेखर से होगी, जिनसे हम लगातार चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। 3 चुनाव हुए सर, नरोत्तम मिश्रा का जिक्र हो रहा है, प्रशांत किशोर का जिक्र हो रहा है, गुजरात का भी जिक्र हो रहा है। ये जो नतीजे आए हैं इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और सबसे पहले ये भी बताइएगा सर कि नतीजे क्या रहे? देखिए, ये अप्रत्याशित है बीजेपी के लिए। खासकर सामान्यतः भारत जैसे देश में उपचुनाव जो होते हैं तो उपचुनाव का रिजल्ट सामान्य तौर पर जो सत्ताधारी दल है उसके पक्ष में आता है। और तीनों ही राज्य को अगर आप देखेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरा, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यानी तीनों जगह डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार में अगर उपचुनाव में 3 में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी गंवा देती है, हार देती है, तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही अप्रत्याशित है। बीजेपी को नए सिरे से अपनी पूरी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को देखना समझना पड़ेगा। नए तरीके से उनको अपनी रणनीति को डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही अप्रत्याशित है। जो और जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं उसमें से तो एक सीट जो बांकीपुर बिहार का है वो तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट रही है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट और शहर की सीट, जहां पर माना जाता है कि शहर का परंपरागत वोटर जो है वो बीजेपी के साथ है, वहाँ पटना जैसे शहर से, बांकीपुर से अगर बीजेपी हार जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कह दूं तो ये सच बात है कि बीजेपी के जो भी नीति निर्माता है, जो भी संगठन के लोग हैं, वो राज्य के जो विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर हार हुई है वहाँ से लेकर के दिल्ली तक हिले हुए हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। आपने कहा कि रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट तीनों में, जैसा हम सबसे पहले बांकीपुर से ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर जो 32 राउंड टोटल है, वो 32 राउंड के बाद उन्होंने जीत दर्ज की है और करीब 19,324 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। बड़ी जीत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र से अगर करीब 20,000 से प्रशांत किशोर जैसे, जिनका एक भी विधायक नहीं है, वो अगर जीतते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत चिंतनीय विषय है, चिंतन करना पड़ेगा बीजेपी को। और अगर आप वोटों का आंकड़ा देखेंगे तो 64,151 वोट मिला है प्रशांत किशोर को। नीरज कुमार जो कि निकटतम प्रतिद्वंदी हैं, उनको 44,827 वोट मिला है। और रेखा कुमारी जो आरजेडी की कैंडिडेट हैं, उनको 14,273 वोट मिला है। तो ये विश्लेषण तो बाद का विषय है कि आरजेडी का टोटल वोट बैंक जो है वो शिफ्ट हो गया है प्रशांत किशोर के पास। ये अलग से विश्लेषण का विषय है। लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो विधानसभा क्षेत्र था उसको नहीं बचा पाई, ये विषय है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये आगे की बात आगे बढ़ाऊं, लेकिन मन में एक सवाल आ रहा। प्रशांत किशोर ने जब जनसुराज पार्टी बनाई तो कहा कि हम
चुनाव जीत लेंगे, बिहार में अपना सरकार बना लेंगे, वो मुख्यमंत्री भी होंगे। उसके पहले भी एक बार वो एक बड़े दल को चुनाव जिता चुके हैं। नीतीश कुमार के लिए उन्होंने काम किया और सारी चीज़ें देखने को मिली कि वो एक बड़े रणनीतिकार। लेकिन जिस तरह के इस विधानसभा चुनाव में वो सफल नहीं हुए और इस बार जो जीत के आए हैं, तो जो उनका जो ओपनिंग है, ओपनिंग कह लें या डेब्यू कह सकते हैं विधानसभा में, वो बड़ी तगड़ी मानी जा रही है कि ये राजनीति न केवल बिहार की बल्कि देश की भी राजनीति बदल सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ एक पत्रकार के तौर पे, क्योंकि उन्होंने पूरी ताकत विधानसभा क्षेत्र चुनाव में लगा ली थी और रिजल्ट क्या था वो देश को पता है। अभी जिन परिस्थितियों में चुनाव हुआ उसमें देश का जनमानस एकदम अलग था। जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी के कारण पूरे देश में के खासकर जो यूथ है वो उद्वेलित थे। बीजेपी और केंद्र सरकार के प्रति एक अलग तरह का जो है आक्रोश था। तो इसकी परिणति है, ये जो वोट इतना मिला है प्रशांत किशोर को, वो प्रशांत किशोर का वोट बैंक नहीं है, ये आक्रोश है। ये जो युवा थे विशेष तौर पे, और युवाओं के साथ जाहिर सी बात है कि उनके साथ जिस तरह की वहाँ परिस्थितियाँ बन रही थी और लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज की स्थिति में जो परिस्थितियाँ बनी, उन परिस्थितियों के कारण जो है वो खासकर शहरी मतदाता वर्ग जिनके हाथ में मोबाइल है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो इंस्टाग्राम देख रहा है, जो फेसबुक देख रहा है, उसके अंदर एक अलग तरह का आक्रोश पैदा हुआ और मौका था, उस मौके वहाँ पर जाकर के उन्होंने अभिव्यक्त कर दिया। तो ये प्रशांत किशोर का वोट बैंक नहीं है, अब व्यक्ति कोई दूसरी है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को बहुत गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। दतिया में क्या हो गया सर? नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना बड़ी वजह बना। हाँ, देखिए, दतिया का रिजल्ट अगर आप विश्लेषण करेंगे तो दतिया का रिजल्ट बिहार जैसा नहीं है। दतिया का रिजल्ट आप टोटल देखिए, दतिया में क्या है, घनश्याम सिंह को टोटल वोट मिले हैं 66,754 और आशुतोष तिवारी जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनको मिला है 60,671, यानी टोटल अंतर जो है वो 6,016 वोट का है, 6,016 वोट। और उसमें भी एक दामोदर यादव है जो कि आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट है, उनको 22,527 वोट मिला है। ठीक है, तो ये जो 6,000 वोट है, इस 6,000 वोट को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं और कोई भी इसमें कोई राजनीतिक पंडित की ज़रूरत नहीं है, एक आम आदमी भी समझता है कि नरोत्तम मिश्रा वहाँ के एक बड़े छत्रप रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग दिल के साथ जुड़े हुए थे, एसोसिएटेड थे, और उनको आप एकदम मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दोगे तो उसका कुछ भी असर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। असर होता थोड़ा बहुत ही सही। अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता तो ये स्थिति नहीं होती, वो जीत गया होता। तो ये हम कह सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देने के कारण वहाँ की जनता ने इनको हरा दिया, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा के अगले राजनीतिक कदम को आप कैसे देखते हैं सर? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जब एक बार अजीत जोगी के साथ प्रकरण हुआ था, वो भी बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने अलग पार्टी बना ली। अब नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी की दूरी लगभग अलग नज़र आ रही है इस चुनाव के बाद। बीजेपी फिर गले लगा लेगी या फिर अलग रास्ते चलेंगे नरोत्तम मिश्रा? नहीं, देखिए, अगर नरोत्तम मिश्रा को अलग रास्ता अख्तियार करना होता तो चुनाव से पहले अख्तियार कर लिए होते। वो बागी होकर के चुनाव लड़ सकते थे, उनके पास ऑप्शन था। लेकिन वो पुराने नेता है, जानते हैं बीजेपी से अलग होकर के जिन्होंने भी कोशिश की है उनका अस्तित्व खत्म हो गया है। बचे कौन है? कौन बीजेपी से अलग होकर के जो पार्टी बनाई और कोई बड़ा नेता हो गया और उसकी अपना अस्तित्व बचा हुआ है? किसी का नहीं। तो वो जानते हैं नरोत्तम मिश्रा, तो ये कदम तो वो बिल्कुल नहीं उठाएंगे। अब ये है कि इसके बाद, चूंकि विषय केवल नरोत्तम मिश्रा का नहीं है, विषय मोहन यादव का भी है कि मोहन यादव इसको कैसे लेते हैं। मोहन यादव अगर इसको नरोत्तम मिश्रा की वजह से हार के तौर पे लेंगे तो और ज़्यादा दिक्कत होगा, इनके लिए और कठिनाई होने वाली है। और
अगर संगठन ये समझाइश देती है कि देख तू दोनों अगर लड़ेगा तो रिजल्ट ही आएगा, और फिर अगर दोनों संतुलित हो जाते हैं तो संभव है कि नरोत्तम मिश्रा की भविष्य में वापसी हो जाए, कहीं उनको जगह मिल जाए। और बीजेपी मुझे लगता है ऐसा करेगी। बीजेपी किसी एक को मजबूत नहीं होने देती है, वो सीएम पे एक हद तक भरोसा करती है, लेकिन सीएम को बेलगाम नहीं होने देती है। तो इस हार के बाद भी मोहन यादव जो कहेंगे नरोत्तम मिश्रा के बारे में वही होगा, ये संभव। हाँ, अगर इस सीट को जीत लेते मोहन यादव तब वो जो कहते वो हो सकता था, लेकिन इस सीट को हार गए तो मोहन यादव उनको लेकर के जो कहेंगे वही हाईकमान मानेगा, ये नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इस हार के बावजूद नरोत्तम मिश्रा को पार्टी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह देगी। तो बड़ी सबसे चर्चित सीटों पर तो आपने अपना आकलन बता दिया सर। अब आते हैं गुजरात पर। गुजरात में तो सबको लग ही रहा था कि बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन ये जो चुनाव में जीत हुई है उसे आप कैसे देखते हैं, इसका क्या विश्लेषण? देखिए, वो पहले से तय था। देखिए, गुजरात बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ है। वहीं से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, और दोनों ऐसे नेता हैं जिनको चप्पे चप्पे की खबर है, चप्पे चप्पे तक उनका अपना नेटवर्क है, ठीक है। फर्स्ट हैंड पूरा इन्फॉर्मेशन उनके पास डायरेक्ट पहुंचता है। तो अच्छा, दिलचस्प ये है, देखिए वहाँ का चुनाव केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर थी, कोई तीसरा कैंडिडेट नहीं था, तीसरा बस नोटा था। और टोटल वोट की अगर बात करें तो मंजालपुर जिस विधानसभा सीट की आप बात कर रहे हैं, सत्येंद्र भाई पटेल बीजेपी को 55,481 वोट मिले, और भीखा भाई रवारी उनको 24,851 वोट मिले। 30,630 वोटों से बम्पर जीत कह सकते हैं बीजेपी की वहाँ पर। और यही बम्पर जीत बीजेपी की नाक बचाई, अगर कहे तो, नहीं तो पूरी नाक कट जाती। ये 3 सीट में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में, तीनों में अगर बीजेपी की हार हो जाती तो समझ सकते हैं क्या होता। तो वहाँ गुजरात ने इनकी नाक को बचा लिया है। लेकिन बावजूद इसके ये जो चुनाव के नतीजे हैं, बीजेपी को इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। और बीजेपी अति आत्मविश्वास में कई बार दोनों जगह गड़बड़ियाँ हुई, बांकीपुर में भी हुई। बांकीपुर में आपको बता दूं, हमारे दर्शक जिनको नहीं पता है उनको, बांकीपुर में पहले किसी और कैंडिडेट को टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से। बाद में उसका प्रोफाइल पता चला कि नहीं, ये जो है इसका कनेक्शन चारा घोटाला से है, इसके फैमिली का बैकग्राउंड चारा घोटाले से संबंधित है। तो बाकी पार्टियां जो है, विपक्षी पार्टियां उसको मुद्दा बना लेगी, तो तुरंत उसका टिकट काट दिया गया और नीरज कुमार को फिर से दोबारा टिकट दिया गया। तो और आनन फानन में नीरज कुमार को टिकट दिया गया। तो ये जो पूरा हुआ ना, ये भी अपने आप में एक बड़ी वजह थी कि आप योग्य कैंडिडेट वहाँ पर नहीं खोज पाए, नहीं उतार पाए, ये बड़ी वजह थी। तो और नरोत्तम मिश्रा के संदर्भ में हमने चर्चा कर ही ली है वहाँ पे। तो इसको बीजेपी को समझने की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं कि भाई ऐसे नहीं होता है। आपको ठीक है, आपका संगठनात्मक ढांचा अच्छा है, आरएसएस का बैकअप है, हिंदुत्ववादी अन्य संगठनों का बैकअप है, वो सब बैकअप ठीक है, लेकिन जो लोकल नेता है उसका भी अपना एक वजूद होता है, उसका भी अपना एक, उसकी भी अपनी अहमियत होती है। उसको किनारे करके सब कुछ ऊपर से ला देंगे तो सब जगह वो फिट नहीं बैठेगा। कई जगह फिट बैठ जाता है जहाँ नेता कमज़ोर हैं। यहाँ तो आपने देखा ना 2018 के चुनाव में, रमन सिंह को साइड कर दो, सब हम टिकट अपने हिसाब से बांटेंगे, ठीक है। 14 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी। तो लोकल छत्रप का भी अपना महत्व होता है। केवल आप दिल्ली से सब कुछ चलाना चाहेंगे तो कई बार गड़बड़ियाँ हो जाएंगी। तो ये इसको चिंतन करने की जरूरत है। संजय जी, जैसा आपने बताया कि बाराबंकी के मामले में प्रशांत किशोर की जो जीत है उसमें जो युवाओं का आक्रोश बड़ा एक विषय रहा। अब क्योंकि वो युवाओं से जुड़ के प्रोटेस्ट भी कर रहे थे वहाँ स्थानीय स्तर पर, हो सकता है उससे युवा जुड़ गए हों। दतिया में भी आपने एक वजह बताई, लेकिन जिन चुनावों में युवाओं के आक्रोश के कारण भी मत जो बीजेपी को सही कहीं छिटक गया,
गुजरात में वो असर नहीं कर पाया, तो क्या बीजेपी के संगठन ने सही मेहनत नहीं की जितनी गुजरात में की? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और देखिए कई बार क्या होता है, हम अति आत्मविश्वास में रह जाते हैं। ठीक है, अब उपचुनाव था, उपचुनाव में सामान्य ट्रेंड ये है कि बीजेपी जीतती है, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्षेत्र है तो चलो ये तो जीत ही लेंगे। शहर का सीट है, शहरी मतदाता है तो बीजेपी के पक्ष में ही मतदान करेगा। फिर प्रशांत किशोर पूरे चुनाव हार गए हैं, वोट भी ठीक ठाक परसेंटेज में नहीं आया है, तो उनको बहुत हल्के में ले लिया गया कि नहीं भाई प्रशांत किशोर तो वोट काटने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बहुत हल्के में ले लिया गया। तो बीजेपी की जो सामान्य एक परंपरा रही है कि बीजेपी जो है किसी भी चुनाव को चुनाव की तरह लड़ती है, तो उसमें अगर कहीं कमी रह गई तो दिक्कत हो जाता है, और यहाँ पर थोड़ी सी कमी रह गई थी। कमेंट ले लेता हूँ सर आपसे। अब ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं उपचुनाव के, अब आने वाले कुछ राज्यों में जहाँ विधानसभा चुनाव होंगे या आगे चलकर जब लोकसभा चुनाव होंगे, तो इन नतीजों की छवि कहाँ कितनी पड़ेगी उस वक्त? देखिए मुझे नहीं लगता है ये बीजेपी के लिए जो है ना एक तरीके की सबक की तरह होगी। तो बीजेपी की पूरी जो टीम है वो बहुत गहराई के साथ इसका चिंतन मनन करती है और इससे मजबूत होकर के कहीं ना कहीं बीजेपी आती है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद बीजेपी जो है वो मजबूत होकर के आएगी। बीजेपी इससे सबक लेगी और सबक लेकर के अपने आप को जहाँ गलतियाँ थी उसको ठीक करेगी। हाँ, इससे एक असर ज़रूर होगा जो आपको तुरंत दिखेगा। कल देखिएगा सुबह पार्लियामेंट में जो विपक्ष है उसका जो वो है वो हाई होगा, आत्मविश्वास वो थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, ओ हाउ इज द जोश, तो हाई 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 हाई, तो वो उनका जोश जो है ना वो हाई हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार में और जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ पर अगर आप उपचुनाव हार जाते हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष का विधानसभा हार जाते हो तो अपने आप में ये बूस्टर की तरह काम करता है विपक्ष के लिए। तो विपक्ष के लिए ये बूस्टर ज़रूर होगा, लेकिन बीजेपी इससे सीखेगी और बीजेपी आगे जो चुनाव है तब तक अपने आप को, मतलब एक तरह से कहिए ना तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड और बाकी जो चुनाव है उससे पहले एक बड़ा सबक मिल गया है, ताकि बीजेपी वहाँ अपनी जितनी भी कमियां हैं उसको ठीक कर ले। पूरे विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। तो इस खास विश्लेषण में आप समझ गए होंगे कि जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हुए वो बीजेपी के लिए आंख खोलने वाले नतीजे लेकर आई है। ये बता रही है कि तैयारी अति आत्मविश्वास के साथ नहीं करनी चाहिए, ज़मीनी हकीकत को भी खंगाल लेना चाहिए, वरिष्ठों को दरकिनार अगर आप करते हैं तो उसके फ़ायदे नुकसान को भी तौल लीजिए। और हाँ, अगर कहीं कुछ घट रहा है तो उसका आकलन कीजिए। युवा आक्रोशित हैं या जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर कोई आक्रोश है तो मैनेजमेंट जो है वो सही समय पर कर लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जोड़िएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और एडिटर जी न्यूज़ से लगातार जुड़े रहिए, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।